अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा अर्थक्वेक का ही टॉपिक है, जिसमें हम जो लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं वहीं से आगे हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो जो लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें था आपका इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, इंट्रोडक्शन टू सिस्मिक वेव्स और टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स में है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक, और इसी में नियो टेक्टोनिज्म और इंड्यूस सिस्मिसिटी। ये जो टॉपिक्स है वो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अर्थक्वेक पढ़ा था और अर्थक्वेक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और इसमें देखा था कि बेसिकली अर्थक्वेक जो है वो जनरेट कैसे होता है, कौन से कॉज से जिनकी वजह से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से रॉक्स पे जो स्ट्रेस पड़ता है उसमें स्टेन प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जब रप्चर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से आपका अर्थक्वेक शॉक जो है जनरेट। कुछ एग्जांपल्स लिए थे हम, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इसके बाद सिस्मिक वेव्स हमने पढ़े थे कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। हमने देखा था सिस्मिक वेव्स बॉडी वेव और सरफेस वेव दो टाइप की होती हैं, और हमने देखा था बॉडी वेव को डिटेल में पढ़ा था। बॉडी वेव पी और एस वेव जो होती हैं हमारी, बॉडी वेव दो होती हैं, पी और एस वेव। और उसके बाद हमने देखा था कि सरफेस वेव पढ़ा था, सरफेस वेव्स हमने पढ़ी थी। तो सरफेस वेव क्या होती है, इनकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या है, वाइब्रेशन डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और सरफेस वेव में हमने देखा था कि दो टाइप की होती है सरफेस वेव भी, एक लव वेव और एक रिले वेव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये होता क्या है, जिसमें हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमने सिस्मिक वेव्स लास्ट टाइम पढ़ी थी, जो बॉडी वेव और सरफेस वेव है, उन्हीं बॉडी और सरफेस वेव को जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जब वही बॉडी वेव्स या सरफेस वेव या जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, जब वो मोशन में होती हैं तो उनके मोशन को, ठीक है, तो मोशन ऑफ सिस्मिक वेव्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिससे ये सिस्मोग्राफ जो है आपके अर्थ ये सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। जब वो आपके ये फोकस से जनरेट होती हैं, जनरेट होके जब सिस्मिक स्टेशन तक पहुंचती है, वहां पे जो सिस्मोग्राफ होती है उसमें रिकॉर्ड होती है। और हम उसमें सबसे पहले जो वेव पहुंचती है आपकी पी वेव होती है, जो सबसे पहले आपके सरफेस ये सिस्मिक स्टेशन पे या सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसे कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम मोशन ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये जो एक हिसाब से मैग्नीट्यूड मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट, आपके मोशन का, मोशन ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक है तो मैग्नीट्यूड जो है आपका 1 to 10 का एक स्केल होता है जो आपके रिचर्ड्स ने दिया था। ये एक्चुअली रिचर्ड मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है इसको। तो रिचर्ड जो है एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस स्केल को जो है फर्स्ट टाइम ये किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इस स्केल में 1 to 10 का एक रेंज होता है, 1 मिनिमम होता है और 10 जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड जो है 1 to 10 वेरी करता है आपका। अगर आपका 1 से ज्यादा या 2 से कम अगर का होगा मैग्नीट्यूड, 2 से कम का अगर मैग्नीट्यूड होगा तो वो माइक्रो कहलाया जाता है, और इसमें मतलब ये कहें कि आपको एक महसूस नहीं होता। जब 2 से 2.9 तक जब जाता है तो इसे माइनर कहा जाता है। जनरली ये महसूस नहीं किया जाता, लेकिन हाँ रिकॉर्ड जरूर किया जाता है सिस्मोग्राफ में। ठीक है, और 3 से 3.9 तक जो आपका मैग्नीट्यूड होता है उसमें ऑफनली मतलब कुछ केसेस में ये आपका रेयरली जो है ये कुछ चीज़ों में आपका ये महसूस होता है। सॉरी, ये जो
उसके बाद से 3.0 से 3.9 तक ये हम महसूस कर सकते हैं और इसकी वजह से डैमेज जो होता है कुछ हद तक डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद 4 से 4.9 इसे लाइट कहा जाता है, ठीक है। ये नोटिसेबल होती है, मतलब जैसे कुछ चीज़ें इंडोर चीज़ें, जैसे आपके घर में टेबल पे गिलास रखा हो या आपके घर में बर्तन रखे हो, तो उनमें कुछ मूवमेंट्स आपको या शेकिंग जो है देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है। और कुछ हिसाब से कुछ आवाज़ें भी शायद महसूस हों जैसे कुछ चीज़ों की, ठीक है। और इसकी वजह से डैमेज जो है कुछ हद तक डैमेज भी होता है। उसके बाद 5 से 5.9 इसे मॉडरेट कहा जाता है। इसकी वजह से जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग्स है, जो पुरानी बिल्डिंग्स है, उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, कुछ हद तक डैमेज, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ हद तक डैमेज हो सकता है। हाँ सॉरी, जो पुरानी बिल्डिंग्स है उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, लेकिन जो पक्की बिल्डिंग्स है या वेल डिज़ाइंड जो बिल्डिंग्स है उन्हें ज़्यादा इतना ये डैमेज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 6 से 6.9 इसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन इसका जो रेंज है 160 किलोमीटर तक का जो रेंज है, वहाँ तक इसका, उससे आगे का जो है उसमें डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कुछ हद तक इसमें स्ट्रॉन्ग जब है तो डिस्ट्रक्शन तो होगी, कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन एरियाज अबाउट 160 किलोमीटर, ठीक है। तो 160 किलोमीटर का इपी सेंटर से आपका ये जो ये जहां अर्थ सरफेस के नीचे आपका फोकस होता है और इसके ठीक ऊपर इपी सेंटर, तो इपी सेंटर से 160 किलोमीटर का जो रेंज है, इपी सेंटर से 160 का जो रेंज है 160, तो उस रेंज तक ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका है 7 से 7.9, इसे मेजर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और बहुत ज़्यादा एरिया में डैमेज कर सकता है, ठीक है, मेजर कहा जाता है। 8 से 8.9 जो है इसे ग्रेड कहा जाता है, ठीक है। 8 से 8.9 इसे ग्रेड कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है 100 ऑफ माइल्स तक, ठीक है। 100 ऑफ माइल्स तक जो है इसका डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद 9 से 9.9 ये भी ग्रेड में ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। और ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक इसका जो है इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और 10 से प्लस जो है अभी तक बहुत ज़्यादा, 10 से प्लस अगर होगा बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेकिन अभी तक ये इस तरह का कोई अर्थक्वेक 10 से ऊपर का जो 9 से ऊपर का या 9 से 9 पॉइंट का इससे ऊपर का जो अर्थक्वेक है, अभी तक 10 से ऊपर का अर्थक्वेक महसूस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड स्केल है आपके मेजरमेंट करता है सिस्मिक वेव्स की मोशन को, और जितना ज़्यादा आपका सिस्मिक वेव्स का मतलब इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपका डैमेज होगा। जितना आपका ये जो फोकस है जितना ज़्यादा डेप्थ पे होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई हम क्रस्ट का एक पार्ट ले लेते हैं, आपका फॉर एग्जांपल ये है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की डेप्थ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से नीचे 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक का 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक का 5 किलोमीटर। अगर आपका फोकस फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो मतलब ये सरफेस से बहुत ज़्यादा ये है, क्या कहते हैं इसे, नज़दीक है, इसे शेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेलो, ठीक है। ये जो फोकस है, यहाँ से जो आपकी सिस्मिक वेव जनरेट होंगी या अर्थक्वेक जनरेट होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ये कम एरिया पे करेगा, ठीक है, इफेक्ट एक कम एरिया पे करेगा लेकिन डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि आपका अगर फोकस शेलो होगा तो डैमेज ज़्यादा होता है, और अगर फोकस बहुत ज़्यादा डीप होता है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो या जितना ज़्यादा होगा उतना एरिया ज़्यादा कवर करेगा ये, ठीक है, लेकिन डैमेज बहुत कम, क्योंकि यहाँ से इसको सिस्मिक वेव्स को ट्रेवल करके सरफेस तक आने में एज कम्पेयर टू 5 किलोमीटर पे जो ये है आपका पॉइंट है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 किलोमीटर के डेप्थ पे जो आपका फोकस है उसके लिए कम टाइम लगेगा सरफेस तक पहुंचने पे, तो इस वजह से आपकी सिस्मिक वेव्स की जो ये इफेक्ट होगा या मैग्नीट्यूड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से ये एरिया कम कवर करेगा लेकिन डैमेज ज़्यादा करेगा। लेकिन एज कम्पेयर टू ये जो डीप फोकस है आपका, उसमें क्या, उस केस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करेगा लेकिन इसका जो डैमेज होगा वो
कम होगा एज कम्पेयर टू शेलो डेप्थ फोकस। ठीक है, ये जैसे उसी तरीके से अगर आप एक टॉर्च उठा लो और दीवार पे उस टॉर्च को अंधेरे में अपने मतलब सामने कोई दीवार है उस पे अगर आप लाइट लगा लो टॉर्च से, तो जितना आप टॉर्च को नज़दीक ले जाओगे दीवार के, तो उतनी ही आपकी जो लाइट का जो रेंज होगा, जितना लाइट आपकी दीवार पे पड़ेगा वो कम एरिया को कवर करेगा। और दीवार से टॉर्च को लेके जितनी दूर जाएंगे हम, उतना ही आपका जो है ये क्या कहते हैं इसे, एरिया ज़्यादा कवर करता है। लेकिन उसी हिसाब से आप देखते हो जितना आप दीवार के नज़दीक जाते हो टॉर्च उठा के, वो लाइट जो है एरिया कम कवर करती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है या उसका जो इफेक्ट है लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। लेकिन जितनी आप दीवार से दूर जाओगे वो एरिया तो ज़्यादा कवर करती है लाइट, लेकिन उस हिसाब से उसकी जो इफेक्ट है लाइट की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। तो सेम केस हम इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं कि जितना शेलो डेप्थ होगा आपका उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, और आपका जितना ये डेप्थ ज़्यादा होगी फोकस की उतनी उसका इफेक्ट कम होगा। तो ये चीज़ भी आपके मैग्नीट्यूड का इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इसमें ये कहा जाता है कि आपके जब कोई रॉक फ्रैक्चर होता है या आपकी रॉक पे स्ट्रेस की वजह से या स्ट्रेन एक्यूमुलेट होने की वजह से जब वो रप्चर हो जाता है अल्टीमेटली, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब रॉक रप्चर होता है, पूरी एनर्जी रिलीज करने के बाद, मतलब एनर्जी रिलीज करने से पहले या फ्रैक्चर होने से पहले आपका रॉक कुछ इस तरह होता है। मतलब इस पे जब इफेक्ट होता है आपके स्ट्रेस का या इफेक्ट होने से पहले कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉक होता है। ठीक, जैसे पूरा एक हॉरिजॉन्टल उसमें था पहले, ये रप्चर होने से पहले उसी तरह। लेकिन जब ये ड्यूरिंग मतलब इसमें स्ट्रेस जब पड़ रहा था, जैसे पहले ये पूरा स्ट्रेट है, जैसे जैसे स्ट्रेस पड़ रहा है ये बेंट होता जा रहा है। ठीक है, मीन्स इसके शेप में चेंज आया है। ठीक है ना, तो जब शेप में चेंज आया तो ये कब तक इसका शेप चेंज रहेगा, जब तक ये यहाँ से रप्चर होगा नहीं, जब तक ये यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हो जाती है तो ये फिर से पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाता है। हाँ, भले ही ये डिस्प्लेस हो गया अपनी लोकेशन से, ये डिस्प्लेस, पहले ये ब्लॉक यहाँ था, ये ब्लॉक ऊपर था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, भले ही डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वापस से अपना शेप ले लिया है। तो इसी को कहा जाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, क्योंकि ये रॉक इलास्टिक था इसीलिए बेंट हुआ, और बेंट होने के बाद जब ये रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद ये फिर से वापस अपनी शक्ल ले लेता है, जैसे वो स्ट्रेट था पहले वैसे ही, भले ही इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई हो। तो इसी को इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसी में ही हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी तरह से स्ट्रेट एक ब्लॉक है, इसमें आपका फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से आपका ब्लॉक बेंट हुआ, और जब ये रप्चर हुआ वापस से स्ट्रेट हुआ। तो इस तरीके से आप इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्केनिज्म, ये अर्थक्वेक। इसमें जो कॉज होता है, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, इसमें पहला है वॉल्केनिज्म, कि वॉल्केनिज्म की वॉल्केनो की वजह से आपका अर्थक्वेक कैसे आता है। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, अर्थक्वेक आने की वजह फॉल्ट्स, मतलब रॉक जो है रप्चर होने की वजह से या रॉक में मूवमेंट होने की वजह से आपका अर्थक्वेक आ सकता है। जब आपका मैग्मा किसी मैग्मा चेंबर से फोर्सफुली जब ऊपर की तरफ माइग्रेट होता है, तो उसकी वजह से ये रॉक्स को रप्चर करता हुआ, ब्रेक करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ ऊपर की तरफ आता है। जब रॉक पेनिट्रेट होता है, रप्चर होता है, या उसकी वजह से मैग्मा अपने लिए रास्ता बनाने के लिए रॉक्स को जब रप्चर करता है, तो उस वजह से आपकी अर्थक्वेक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा अर्थक्वेक जो है, रीजन अर्थक्वेक आने का प्लेट टेक्टोनिक्स भी हो सकती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी थ्योरी है जो आपके अर्थ के लिथोस्फेरिक क्रस्ट को जो है प्लेट, डिफरेंट प्लेट्स में, बहुत बड़ी प्लेट्स में जो है डिवाइड किया है। इसमें कहा गया है कि इस थ्योरी में कि आपकी जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, अपर पार्ट है अर्थ का, वो डिफरेंट बहुत बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है। इन्हीं प्लेट्स को, रिजिड स्लैब्स को जो है आपका
ये जो रिजिड प्लेट्स है या ये जो रिजिड स्लैब्स है आपके रॉक की, वो 70 to 125 किलोमीटर वाइड हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और इसकी थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नियोटेक्टोनिक्स। नियोटेक्टोनिक्स क्या होती है? नियोटेक्टोनिक्स आपके अर्थ साइंस की ही एक ब्रांच है जो ये मोशन के बारे में या अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो डिफरेंट प्लेट्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, डिफरेंट कलर्स जो दिए गए हैं अलग अलग प्लेट्स को, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिफरेंट प्लेट्स है ये हमेशा मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है। जैसे ये एरो दिखा रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है प्लेट। ये जो प्लेट है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये जो प्लेट है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स क्या, ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ, ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ से इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से आपकी प्लेट्स जो मूवमेंट करती है, जो मोशन में होती है, उसी चीज़ को स्टडी करने को नियोटेक्टोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, और जब ये मोशन बहुत ज़्यादा ऐसे एक लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये जो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या कोलाइड होती हैं या रॉक्स या फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे को टच करती हुई स्लाइड करती हुई निकल जाती हैं, जब मूवमेंट करती हैं, मोशन करती हैं, तो उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक महसूस किया जा सकता है या अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये कैसे ये करती हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट और प्लेट की जो है प्लेट बाउंड्रीज की इंटरेक्शन को कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिफरेंट प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं बाउंड्री के लॉन्ग। ठीक है, मिडल पे नहीं कर रही हैं, बाउंड्री के लॉन्ग। हर प्लेट अपने बाउंड्री पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट बाउंड्रीज है, यहाँ पे ये जो प्लेट बाउंड्री है वो 3 टाइप की हो सकती है। एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है और कन्वर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है जब आपकी प्लेट एक दूसरे से दूर जाए। जैसे इस केस में देख सकते हो, यहाँ से एरो इसको इस तरफ जा रहा है, यहाँ से एरो इस तरफ। मीन्स क्या हुआ, ये जो प्लेट है हमारी वो बीच में से डाइवर्ज हो रही है, रप्चर हुई है नीचे से, यहाँ से मैग्मा इरप्शन की वजह से या स्ट्रेचिंग की वजह से। ये जो फोर्स है, यहाँ से फोर्स इसको इस तरफ ड्राइव कर रहा है और ये यहाँ से इस फोर्स जो है इसको इस तरफ ड्राइव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो लिथोस्फीयर है वो वीक हुआ, रप्चर हुआ, फ्रैक्चर्स पड़े और यहाँ से मैग्मा इरप्ट हो और ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गई, तो इसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। जैसे इस केस में भी देख सकते हो, ये नॉर्मली मिड ओशनिक रिज के अलोंग भी देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअस नया क्रस्ट बनता है, न्यू क्रस्ट जो है फॉर्म होता है और ये जो प्लेट्स है एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी बाउंड्री को जो है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है जब प्लेट एक दूसरे के एडजेसेंटली या एक दूसरे से स्लाइड करती हुई अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती हैं आपकी प्लेट्स। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट है ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो प्लेट है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है और जहाँ पे ये एक दूसरे से कोलाइड करती इन पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। ठीक है, और हाँ, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, ये डाइवर्ज होने की वजह से यहाँ से इस तरफ गई, ये प्लेट यहाँ डाइवर्ज, हाँ यही प्लेट यहाँ से डाइवर्ज होने के बाद इस तरफ चली गई, यहाँ से प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस केस में भी प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन इस केस में ये प्लेट और ये प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जो अल्टीमेटली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो अल्टीमेटली नीचे सबसाइड होगी। जैसे ओशनिक वाला पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है, ओशनिक पार्ट की थिकनेस भी कम होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली ये सबडक्ट होती है नीचे, इसी को सबडक्शन कहा जाता है या कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, ठीक है,
उसी को। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अलोंग जो आपका अर्थक्वेक आता है वो लो मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएं तो इतना ज्यादा उसमें अर्थक्वेक जनरेट होने का चांस नहीं रहता। हाँ, भले ही जब उसके अलावा मैग्मा इरप्शन होगा उसकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। और इसके अलावा जब प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तो उसके वजह से लो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक शॉक से उन्हें महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है डाइवर्जेंट बाउंड्री की आपकी अफ्रीकन रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका में जो पाई जाती है। यहाँ टेंशनल फोर्स की वजह से, लास्ट टाइम हमने कहा था टेंशनल क्या होता है, जब फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में किसी रॉक को स्ट्रेच करते हैं तो उसे टेंशनल कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से बनी है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, सेंट इंडीज इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से होके एक दूसरे के नज़दीक से जब गुजरती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो शेलो अर्थक्वेक्स होते हैं। पहले मैंने कहा कि शेलो अर्थक्वेक जो हैं वो कम एरिया कवर करते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। तो सेंट इंडीज जो आपकी जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसके अलोंग शेलो अर्थक्वेक जो है जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो सेंट इंडीज जो फॉल्ट है आपकी, यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है सेंट इंडीज फॉल्ट, ये एक फेमस एग्जांपल है आपकी राइट लेटरल ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के। ठीक है, उसके बाद जो कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पे क्रस्ट एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जैसे हमने इस केस में देखा था। तो यहाँ पे जब क्रस्ट एक दूसरे के नीचे सबडक्ट होता है, ठीक है, यहाँ क्रस्ट नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं या जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, अब स्लाइडिंग होगी, जाहिर सी बात है जब ये इसके नीचे जाएगा इस पोर्शन के अलोंग जो है आपकी स्लाइडिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ अर्थक्वेक जो है शॉक जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर देखें तो हिमालय जो है आपकी बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। हिमालय में क्या हुआ है, आपकी जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट हुई है इंडियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट सबडक्ट हुई है, तो उस वजह से आपका जो है ये जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होता है, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे ऐसे सबडक्ट हो जाती है तो उस वजह से यहाँ पे इस पोर्शन में क्या कहते हैं इसे, कोलिजन की वजह से आपका अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। ठीक है ना, ये हुआ आपकी अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस सिस्मिसिटी। ये बहुत माइनर अर्थक्वेक होता है। ठीक है, ये जो माइनर अर्थक्वेक है इसमें मेनली ये जो कॉज होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। ये नॉर्मली फॉर एग्जांपल कहीं पे ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें नीचे ड्रिलिंग पाइप्स लगा रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड वाटर निकालने के लिए करते हैं या माइनिंग के लिए करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स हैं उस पे ये जो फ्रैक्चर्स है उसमें या रॉक्स जो है उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उनमें फ्रैक्चर्स पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से मतलब ऑयल या वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पोर स्पेस है वो जब एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, तो उसमें उसकी वजह से आपके जो रॉक से डिस्प्लेस होते हैं और आपकी जो लो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक्स वो महसूस होते हैं हमें। जैसे इसके जो मेन कॉजेस हैं इंड्यूस सिस्मिसिटी की, उसमें माइनिंग आता है। ठीक है, आपका आर्टिफिशियल लेक्स जो बनाए जाते हैं आपके माइनिंग में आपका आता है, जैसे मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए माइन किया जाता है, पेट्रोलियम के लिए माइनिंग की जाती है, या इकोनॉमिक जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग जो भी की जाती है, ये सारी चीज़ें माइनिंग में आ जाती हैं। आर्टिफिशियल लेक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डैम्स बनाए जाते हैं, हाइड्रो पावर के लिए जो डैम्स बनाए जाते हैं वो एक हिसाब से उसमें इतना गैलन्स जब वाटर जो है एक्यूमुलेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इम्पर्ट करता है, जो बीनीथ दी उसके डैम के नीचे जो आसपास जो रॉक्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इम्पर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके रॉक्स जो है फ्रैक्चर हो सकते हैं या रप्चर हो सकते हैं और आपकी अर्थक्वेक जो है जनरेट हो सकता है। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो जनरेट ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, उसकी वजह से भी आपकी इंड्यूस सिस्मिसिटी ये हो सकती है या अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। जब ड्रिल किया जाता है उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है या वाटर को निकाला जाता है, पानी, ग्राउंड वाटर, तो उसकी वजह से भी आपके अर्थक्वेक्स वो आ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप अपने हिसाब से
अपने लेवल पे अपने हिसाब से देख सकते हो। और इस टॉपिक को आप शुरू से, अर्थक्वेक के शुरू से इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक आप जितने भी ये हमने टॉपिक डिस्कस किए उन्हें फिर से आप रिवाइज कीजिए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं इसी चैनल पे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।